हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार, जूनियर इंजीनियर रेल पथ रतलाम मंडल। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफिसर इन रेलवे में। आज मैं आपको रेलवे में एलडीसी परीक्षा के टॉपिक ट्रैक स्ट्रक्चर पर चर्चा करूंगा। बेसिकली ट्रैक स्ट्रक्चर की रेल सेक्शन पर चर्चा करूंगा। पिछली वीडियो में हमने रेलवे संगठन पर चर्चा की थी। शुरू करते हैं। गेज क्या होता है? दो रेलों की रनिंग फेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को गेज कहते हैं। भारतीय रेलवे में तीन गेज हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। स्टैंडर्ड गेज 1435 mm का। भारत में जितना भी मेट्रो का लाइन है और जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये सब 1435 mm की गेज पर बिछाए जा रहे हैं। और DFCCIL का गेज भी ब्रॉड गेज का 1676 है। अभी हमने जो बताया था वही आगे लिखा हुआ है। क्रम संख्या 4 बुलेट और मेट्रो का गेज है। क्रम संख्या 5 रेलवे के उपक्रम DFCIL का गेज। लाइनों का वर्गीकरण: बीजी लाइनों को भविष्य में रखी जाने वाली स्पीड के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए 160 की एमपीएच तक की गति, जैसे मुंबई नई दिल्ली राजधानी रूट, मुंबई कोलकाता राजधानी। ग्रुप बी 130 के एमपीएच तक की गति के रूट, जैसे नई दिल्ली लखनऊ प्रयागराज जबलपुर रूट। ग्रुप सी मुंबई चेन्नई कोलकाता एवं दिल्ली के सब अर्बन सेक्शन, जैसे चर्चगेट बोरीवली विरार मुंबई के ही, कल्याण थाड़े दादर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ग्रुप डी 110 के एमपीएच तक की सभी जो रूट हैं वो ग्रुप डी में आ जाएंगे। इसमें नोट लिखा हुआ है कि यदि कहीं भी ग्रुप डी स्पेशल या ग्रुप ई दिया हो तो उसे ग्रुप डी माना जाएगा। पहले IRPWM में ग्रुप डी स्पेशल और ग्रुप ई रूट हुआ करते थे। बाद में IRPWM में इनको हटाकर ग्रुप डी में शामिल कर दिया गया है। अभी भी बहुत सारी जगह, जैसे कि बेलास्ट स्पेसिफिकेशन में ग्रुप डी स्पेशल और ग्रुप ई दिया हुआ है, तो वहां इसको ग्रुप डी ट्रीट करना है। इस नोट का इतना सा मतलब है। और ट्रैक संरचना: जो 110 के एमपीएच से अधिक और 160 के एमपीएच तक की स्पीड के लिए पैसेंजर ट्रेनों के लिए जो ट्रैक संरचना होगी वो अगली टेबल में दर्शाई गई है। 110 से 130 के लिए और 130 से 160 के लिए रेल दोनों में 60 kg 90 यूटीएस होगी। स्लीपर 1660 होंगे। लेकिन 130 से 160 के लिए जब TSR किया जाएगा तो 1660 स्लीपर वाइडर वे स्लीपर प्रयोग किए जाएंगे। और पहला क्वेश्चन जो है, 110 से 130 के लिए टोटल 300 mm और क्लीन 150 mm होना चाहिए। और 130 से 160 के लिए टोटल 350 mm और क्लीन 150 mm होना चाहिए। स्विच दोनों केस में सभी थिक वेव होंगे। क्रॉसिंग 110 से 130 के लिए CMS क्रॉसिंग होगी और 130 से 160 की स्पीड है तो वहां WCMS बेल्डेबल CMS क्रॉसिंग होगी। SEJ दोनों ही केस में इंप्रूव्ड होंगे। दोनों ही केस में ब्रिज पर स्लीपर HB बीम स्लीपर या कंपोजिट स्लीपर होंगे। फाटक 110 से 130 की स्पीड है तो इंटरलॉक्ड होंगे और 130 से 160 की स्पीड है तो वहां कोई फाटक नहीं होना चाहिए। फेंसिंग दोनों ही केस में पूरे ट्रैक के समांतर होनी चाहिए। कर्व के लिए सभी कर्वों का रीअलाइनमेंट किया जाएगा और उचित ट्रांजिशन लेंथ प्रदान की जाएगी। सेक्शन में 185 mm की अधिकतम अनुमेय कैंट प्रदान की जा सकती है, जिसे कर्व पर पूरी स्पीड प्राप्त की जा सके। हालांकि यह सब धीमे सेक्शन में जो भी धीमी ट्रेन होगी उसके हिसाब से कैंट एक्सिस को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जाएगा। और सर्वे करेंगे इसके लिए। और 150 mm कैंट डिफिशियंसी के साथ 1.3 डिग्री कर्व और 2.2 डिग्री कर्व पर अधिकतम अनुमेय गति 185 mm कैंट के लिए क्रमशः 160 की एमपीएच और 130 की एमपीएच होती है। पहले ये 1.3 डिग्री कर्व के स्थान पर 1 डिग्री था और
2.2 डिग्री के स्थान पर 2 डिग्री पिच पहले था, अभी थोड़ा सा ये चेंज हुआ है मैनुअल में। हम आपको मैक्सिमम अपडेट ही बता रहे हैं। अगर ट्रैक स्ट्रक्चर उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है तो रेलवे बोर्ड की गाइडलाइनों का प्रयोग करना चाहिए। रेलवे ट्रैक, रेल एवं रेल फास्टनिंग के बारे में अब जो हमारा मेन टॉपिक आया है अभी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रेल क्या है? रेल ट्रैक का वह सदस्य है जो उस पैरेलल बिछाया जाता है और ट्रेन के मूवमेंट के लिए लगातार और लेवल सतह प्रदान करता है, रेल कहलाता है। रेल के कार्य क्या है? ये लगातार लेवल सतह प्रदान करता है, कम घर्षण वाला और स्मूथ देता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, व्हील के लिए लेटरल गाइड भी प्रदान करता है, अपने ऊपर आने वाले लोड को स्लीपर और बैलास्ट पर ट्रांसफर करता है। रेलवे में डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड या फ्लैट बॉटम रेलों का प्रयोग होता है। वर्तमान में केवल फ्लैट फुटेड या फ्लैट बॉटम रेलों का प्रयोग होता है। चित्र के माध्यम से देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये डबल हेडेड रेल है जो दोनों ओर हेड बराबर है, और बुल हेडेड में क्या था? फुट में थोड़ा सा मटेरियल कम किया हुआ था, और फ्लैट बॉटम में जो अभी रेलवे में यूज होती है वो है, चित्र में आपको जो तीसरी वाली है वो दिख रही है। रेल के जो मानक सेक्शन है वो आरडीएसओ का जो गाइडलाइन है IRS T12 2009 के अनुसार अभी रेलें बनाई जाती हैं। भारतीय रेलवे में 60 kg पर मीटर और 52 kg पर मीटर रेलों का उपयोग होता है। इनका क्रॉस सेक्शन और डायमेंशन यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, वो हमने अगली टेबल में दिखाए हुए, ये चित्र में दिखाए हुए हैं, फिर टेबल है, और अभी एक और चित्र भी होगा। इस चित्र में थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। इस 52 kg के लिए हेड 67 होता है, हाइट 156, फ्लेंज या फुट 136 यहाँ नहीं दिख रहा है, अगले चित्र में दिखेगा। वेव 15.5, हेड थिकनेस 51 होता है दोनों ही केस में। 60 kg UIC, इसका जो हेड है मैक्सिमम 74.3 तो होता है, लेकिन ये बहुत नीचे होता है। जो उपयोग होता है वो 72 mm ही होता है। आपको क्वेश्चन में 72 mm ही टिक करना है। हाइट 172 होती है, फ्लेंज या फुट 150 होता है। इसको देखिएगा 52 kg रेल को केवल सिंगल दिखाया है तो देखिएगा 136, 156, 67 और 15.5। यहाँ देखिएगा 174 दिखाया जरूर गया है, यूज 72 ही होता है। 172, 150, 16.50। ये टेबल में दिखाएंगे। यूनिट वेट 60, ये पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खासकर यूनिट वेट, हाइट, हेड विड्थ, हेड थिकनेस से कभी कभी पूछता है, वेब थिकनेस, फुट विड्थ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। फील्ड में विभिन्न प्रकार की रेलों की पहचान, प्राइम क्वालिटी रेल और इंडस्ट्रियल यूज। प्राइम क्वालिटी रेल की सिरों की सिधाई के आधार पर क्लास ए और क्लास बी दो प्रकार की होती हैं। ये एक्चुअली नई रेलें हैं, ये नई रेलों का जिक्र हो रहा है अभी। सिरों की सिधाई अगर हॉरिजॉन्टल पे हम नापेंगे तो कैसे नापेंगे? रेल टेबल से 13 से 15 mm नीचे, जहां पर हम गेज नापते हैं, कर्व में बरसाइन नापते हैं। क्लास ए के लिए 2 मीटर स्ट्रेट एज पर विचलन 0.5 और क्लास बी के लिए 0.7 होता है। वर्टिकल रेल हेड के सेंटर में मापते हैं, जहां पर हम वर्टिकल वियर भी मापते हैं 1.5 मीटर पे। डेढ़ मीटर स्ट्रेट एज पर विचलन 0.4 mm और क्लास बी में 0.5 mm होता है। सेंटर पर विचलन सिरों की तुलना में आधा माना जाता है। इंडस्ट्रियल यूज रेलें ऐसी रेलें होती हैं जिनकी सेक्शनल टॉलरेंस में थोड़ी सी छूट होती है, अन्यथा ये रेलें अन्य मापदंडों जैसे केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में प्राइम क्वालिटी रेलों के समान ही होती हैं। ये जो आगे बात आ रही है ये 50 kmph तक की सीमा, गति सीमा के साथ इंडस्ट्रियल साइडिंग में यूज होती है। इंपोर्टेंट है यहाँ से पहचान के लिए 500 mm
दोनों ओर प्लेन पर नीला पेंट होता है। 15 mm साइज का IU शब्द नोट होता है। नई रेलों के लिए कलर कोड 880 ग्रेड, कोई पेंट नहीं होता है। क्लास ए रेल, दोनों सिरों पर 500 mm तक गेज फेस और नॉन फेज पर ये हेड, शायद मैंने लिखा है फेस हेड लिखा है ना, हेड नॉन गेज फेस हेड पर हरा पेंट, हेड पर हरा पेंट होता है। मुझे लगा मैं हेड वर्ड लिखना भूल गया हूँ। क्लास बी रेल पर कोई पेंट नहीं होता है। रेल की लंबाई के हिसाब से 13 मीटर, 26 मीटर, 39 मीटर इन पे पीला पेंट होता है। 12 मीटर, 25 मीटर, 38 मीटर और 129 मीटर इन पे नीला पेंट होता है। इसका मतलब क्या है? 12-25 का मतलब है 1 मीटर कम है उनकी जो लंबाई है उससे। 13 से एक कम 12, 26 से एक कम 25, 39 से एक कम 38, तो पीले की जगह नीला पेंट होगा, ये ध्यान रखना। आगे में क्या है? 2 मीटर कम है। 13 के 22 में 11, 26 के 22 में 24, 39 के 22 में 37 सफेद पेंट, और 3 मीटर कम है जब लंबाई तो फिर हरा पेंट, ये हमने दिखाया भी है। ये है क्रॉस सेक्शनल वेब, पीला, नीला, सफेद और हरा। क्लास रिलीज रेलों के लिए कलर कोड क्या है? क्लास 1 रेल है, कोई मार्क नहीं, ये पुरानी रेल है, इनको हम बताएंगे जब रिन्यूअल पढ़ाएंगे, ट्रैक रिन्यूअल। क्लास सेकंड ए रेल ऐसी SH रेल है जिनको रनिंग लाइनों में प्रयोग किया जा सकता है। इन रेलों के दोनों सिरों पर सफेद पेंट से डॉक किया जाता है। रनिंग लाइन से मतलब है जहां सिग्नल से कंट्रोल्ड ट्रेनों का मूवमेंट होता हो, जैसे ये लूप लाइन भी हो सकती हैं। और क्लास सेकंड बी जहां नॉन रनिंग लाइन जैसे कि साइडिंग में जो रेलें प्रयोग की जा सकती हैं, ये पीले पेंट से डॉक किया जाता है यहाँ। क्लास 3 रेल जो लाल पेंट से डॉक पेंट किया जाता है, और ये कहीं भी हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऑक्शन करते हैं या DSAT जो भी करना है। अभी ग्रेड के वाइज से और लंबाई के वाइज से हमने एक टेबल बनाने की कोशिश की है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सभी लंबाई का भी हमने, ये पहला 13 मीटर का है, दूसरा 12, तीसरा 11 और 10 मीटर का है, और जो भी ग्रेड है उसके हिसाब से ये टेबल है। आगे रेलों की लंबाई जितनी कम होगी उतने जोड़ की संख्या कम होगी और फिटिंग उतनी कम लगेगी, मेंटेनेंस का खर्चा उतना कम होगा, इकोनॉमिकल रहेंगी अगर लंबाई अधिक होगी। फिर भी रेलों की लंबाई सीमित रखते हैं, उसके ये कुछ कारण हैं। इधर उधर ले जाने में परेशानी होती है, हैंडलिंग में समस्या होती है, इंटरनल थर्मल फोर्स अधिक होते हैं, अधिक एक्सपेंशन गैप रखना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मीटर गेज, सॉरी ब्रॉड गेज में 13 मीटर और मीटर गेज और नैरो गेज में 12 मीटर रेलें प्रयोग की जाती हैं। रेलों पर जो मार्किंग होती है, रोलिंग मार्क और ब्रांड मार्क का सभी रेलों के वेब पर एक निश्चित अंतराल पर उभरा रहता है। अगर ये नहीं दिखता है तो PWI लोग क्या है, चौक से वेब पे मार्क करके घिस के देखते हैं, जहां पर ये होता है वहां से ये दिखने स्टार्ट हो जाता है। ये मार्क है उसको 880 60 OB सेल, तो 880 स्टील का ग्रेड हो गया। 60 kg रेल सेक्शन कितने का है? OB क्या है? स्टील बनाने की प्रक्रिया है, शेल बनाने वाली कंपनी का नाम है। और V 2005 पांचवें महीने सन 2004 में ये रेल बनाई गई है। ये जो एरो है वो रोलिंग की डायरेक्शन दिखाता है, और जो अक्षरों का साइज है रोलिंग मार्क पे वो 20 mm होता है। 1 से 1.5 mm ये अक्षर उभरे रहते हैं और 3 से 4 मीटर के अंतराल पर दिखाया जाता है। रेलों के क्षय के कारण क्या होते हैं वो हम यहाँ बता रहे हैं। रेलों में जो वेब और फ्लैंज में थोड़ा सा कोरोजन या जंग होती है, जैसे प्लेटफॉर्म, और कहाँ होती है प्लेटफॉर्म? जहां गाड़ियां देर तक रुकती हैं। साइडिंग जहां लबड़युक्त और संक्षारक माल को उतारा या चढ़ाया जाता है। टनल हो सकता है, नमी वाले क्षेत्र हो सकते हैं। कोस्टल समुद्री क्षेत्र या इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो सकते हैं। रेल पटल का चपटा होना नंबर 2 है। प्राय कर्व की इनर रेल पर जब एक्सल लोड के कारण होता है, ये ओवरलोडिंग का सूचक है। जब कर्व में रेल
इक्विलिब्रियम स्पीड से कम स्पीड पर चलती है तो इनर रेल की फ्लैटनिंग होती है। हम जब आपको कर्व पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे। गेज फेस पर वियर या लेटरल वियर, कर्व की आउटर रेल पर पहियों का भारी दबाव के कारण जो वियर होता है उसकी एक लिमिट है। ये लेटरल वियर पहले समझें ये है क्या। ये जो कंफर्म लाइन है सॉलिड वो नई प्रोफाइल है, और डॉटेड है वो वियर के बाद की है, लेटरल वियर की है, और ये वर्टिकल वियर की है। ए और बी रूट अगर है स्ट्रेट ट्रैक पर 6 mm और कर्व ट्रैक पर 8 mm लेटरल वियर हो सकता है, मैक्सिमम है। इसके बाद ट्रैक रेल का रिन्यूअल करना पड़ेगा। सी एंड डी रूट पर स्ट्रेट पे 8 और कर्व में 8 mm, इससे कितना होगा तो रिन्यूअल करना पड़ेगा। वर्टिकल वियर रेल टेबल के सेंटर में मापा जाता है और ये 60 kg में 13 mm और 52 kg में 18 mm। रेल सिरों का बेटर क्या, ये वहां होते हैं जहां जोड़ों में गैप अधिक होता है, तो रेल के व्हील के इम्पैक्ट से वहां जो उसके सिरे थोड़े बेटर हो जाते हैं, और रेल के सिरे से 30 सेंटीमीटर दूर जो ऊंचाई में अंतर होता है उससे हम इसको नापते हैं। एक हॉगिंग होती है, ये ऐसी रेलें होती हैं जहां जोड़ पर वर्टिकली रूप से रेलें ही झुक जाती हैं। हॉक्ड रेल का मापन जोड़ों को खोलकर एवं फिटिंग को हटाकर रेल टेबल पर 1 मीटर का स्ट्रेच रखकर, ये चित्र से आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमने ये यहाँ से रेल से कितनी भी दूरी लगा दी कोई गुटका लगा के, और जहाँ जोड़ का सेंटर है वहां हमने स्केल से माप लिया, और उससे 30 सेंटीमीटर दूर स्केल से ये अगर 50 आया, ये 40 आया, तो वेटरिंग 50 - 40 10 mm हो जाएगी। हॉगिंग नापने के लिए क्या करेंगे, सीधा सेंटर से 500 इधर 501 स्ट्रेट एज रख देंगे, और सेंटर पे रेल का जो झुकने के बाद टॉप है और वहां से बॉटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो हॉगिंग हो जाएगी। व्हील बर्न प्राय रिवर्स या राइजिंग ग्रेडियंट पर व्हील स्लिपिंग के कारण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा। राइजिंग ग्रेडियंट पर व्हील स्लिपिंग के कारण व्हील बर्न होता है। व्हील स्लिपिंग से उष्मा उत्पन्न होती है जिससे रेल टेबल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसे व्हील बर्न कहते हैं। कोरुगेशन क्या होता है, कुछ स्थानों पर रेल टेबल पर लकीरें या खोखलापन आ जाता है, जिसे कोरुगेशन कहते हैं। ऐसी रेलों के ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इन रेलों को रोरिंग रेल भी कहते हैं। ऐसे स्थानों पर कंपन अधिक होते हैं और अधिक मेंटेनेंस। रेलों को क्षय कम करने हो तो कुछ कोरोजन संभावित क्षेत्रों की पहचान पीसी स्तर द्वारा डीएन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। ये पहले पिछले था केवल पीसी साहब द्वारा की जाती है, अभी मंडल इंजीनियर यानी डीएन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर ऐड हो गया है। थोड़ा मैं आपको अपडेटेड ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोरोजन पिट का जो मेजरमेंट है वो वर्टिकल और लेटरल लंबाई में स्ट्रेट एज और वर्टिकल फीलर गेज की सहायता से 100 स्लीपरों पर एक स्लीपर पर एक वर्ष में एक बार जेई एसएससी द्वारा किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है दोनों, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और रीडिंग को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। रेलों पर कोरोजन के कारण जो छेद यानी कि कोरोजन के कारण जो पिट है वो 1.5 mm से अधिक होने पर रेल बदल दी जाएगी। सी पॉइंट है, नई रेलों गेज कन्वर्जन में कोरोजन संभावित क्षेत्रों की पहचान सीओसी द्वारा पीसी सर के परामर्श, पहले ये सीओसी द्वारा था केवल, अभी पीसी सर के परामर्श से की जाएगी, ये ऐड कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है संक्षारण रोधी एंटी कोरोसिव पेंटिंग, पहचान की गई संक्षारण संभावित क्षेत्रों में रेल पथ नवीनीकरण डबलिंग अन्य परियोजना के कारण बिछाई जाने वाली नई पटरियों के मामले में रेल पथ बिछाने से पहले नीचे जो पॉइंट सी दिया गया है उसकी प्रक्रिया के अनुसार एंटी कोरोसिव बिटुमिनस पेंटिंग की कोटिंग की जाएगी। अभी पॉइंट सी में उसको डिटेल में बताएंगे। यह मुख्यतः फ्लैश बट वेल्डिंग संयंत्रों में की जानी चाहिए। अति संक्षारण संभावित स्थलों के लिए जहां भी संभव हो केंद्रीकृत संयंत्र फ्लैश बट वेल्डिंग संयंत्र बिटुमिनस पेंटिंग के स्थान पर जिंक मेटलाइजेशन भी किया जा सकता है। जिंक मेटलाइजेशन में जिंक रेल के जिंक एल्यूमिनियम मेटलाइजेशन के लिए जो आरडीएसओ के गाइडलाइन है IRST 51 उसका पालन करना चाहिए। पॉइंट बी है, पहचान किए गए संक्षारण संभावित क्षेत्रों में रेल पथ पर पहले से बिछाई गई पटरियों के मामले में
पटरियों के लिए संक्षारण रोधी बिटुमिनस कोटिंग नीचे जो सी पॉइंट के अनुसार की जाएगी। अब सी पॉइंट आता है, कोरोजन संभावित क्षेत्रों में नई रेलों पर एंटी कोरोसिव बिटुमिनस ब्लैक पेंट IS 9862 से 100 माइक्रोन मोटाई के 2 कोट में, सॉरी ये स्लाइड चली नहीं, हाँ ये स्लाइड चली नहीं थी अभी। ये देख लीजिए, कोरोजन संभावित क्षेत्रों में नई रेलों पर एंटी कोरोसिव बिटुमिनस ब्लैक पेंट से 100 माइक्रोन मोटाई के 2 कोट से किया जाएगा और इनके 2 कोट के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। और पेंटिंग की जो मोटाई है एल्कोमीटर से मापी जाती है। ये सेम क्वेश्चन आते हैं। रेलों पर पेंटिंग करने से पहले ये सफाई करेंगे, हैंड ऑपरेटेड पावर ऑपरेटेड यंत्रों स्क्रैपर बायर और सैंड पेपर आज से साफ करेंगे। वेल्ड कलर्स का करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सरफेस प्रिपरेशन के कार्य कब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ एटमोस्फेरिक, जब भी टेम्परेचर जो वातावरण का टेम्परेचर है 10 डिग्री से कम हो या 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। बरसात के मौसम में नहीं करेंगे। सर्दियों में सुबह 8 बजे से पहले नहीं करेंगे। गर्मियों में 11 बजे से दोपहर 15 बजे यानी कि 3 बजे के बीच में नहीं करेंगे। अत्यधिक तूफानी मौसम में नहीं करेंगे। कोहरा या धूल भरे मौसम में नहीं करेंगे। साथ ही किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लाइनर और ERC की उचित सफाई करेंगे। ये सब ध्यान रखेंगे। एंटी कोरोसिव बिटुमिनस ब्लैक पेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पॉइंट डी में बताया। ऐसा है कि एक बार कर दिए तो उसके बाद दोबारा कब करेंगे। पहचान किए गए कोरोजन वाले क्षेत्रों में गेज फेज में वर्ष में एक बार और नॉन गेज फेज में 2 वर्ष में एक बार एंटी कोरोसिव बिटुमिनस ब्लैक से पेंट। पहले ये क्या था, गेज फेज में वर्ष में एक बार और नॉन गेज फेज में 3 वर्ष में एक बार था। अभी 2 वर्ष में एक बार चेंज हुआ है, मैनुअल में ये चेंज हुआ है। लाइनर की ग्रीसिंग और सीलिंग का कार्य, ये पहचान किए गए कोरोजन क्षेत्र में अगर ये पेंटिंग नहीं किया जाएगा, पेंटिंग तो क्या बोलते हैं, कहाँ करेंगे, फ्लैंज और वेब में करेंगे। लेकिन लाइनर के पास क्या करेंगे, लाइनर के पास उचित सफाई के बाद ये IS 4081981 0 ग्रेड ग्रेफाइट ग्रीस से चारों तरफ उसको लॉक करेंगे, जिससे कि इसमें पानी ना आए। जब भी ट्रेन, हालांकि बायो टॉयलेट लग गए हैं लेकिन फिर भी पॉइंट जोन में जब गाड़ी पास होती है तो थोड़ा बहुत ट्रेन के टॉयलेट का लीकेज होता है, वो नहीं जाए। और लाइनर में जो ग्रीसिंग और लाइनर संपर्क क्षेत्र में ग्रीसिंग और सीलिंग का कार्य 1 वर्ष में एक बार गेज फेस और नॉन गेज फेस दोनों में साल में एक बार किया जाना चाहिए। पहले ये गेज फेस में एक बार था और नॉन गेज फेस में 2 बार था, अभी इसको चेंज कर दिया गया है। लाइनर लोकेशन को शिफ्ट करके भी कोरोजन को खत्म कर सकते हैं, थोड़ा कम किया जाए। जैसे लाइनर है SWR फिश प्लेट में पुलिंग बैक कर दें, LWR में डिस्ट्रेसिंग कर दें तो शिफ्ट हो जाएगा, तो वो कोरोजन का इफेक्ट एक ही जगह नहीं रहेगा। और इसका शिफ्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो CT साहब द्वारा डिसाइड की जाएगी। स्टेशन सीमा में रेल फ्लैंज एवं वेव को धूल मिट्टी से मुक्त रखना है तो माल गोदाम वाली साइडिंग को कूड़ा कचरा से मुक्त रखेंगे, तो इससे ये सब क्या कोरोजन नहीं होगा। ये सब ध्यान से, ये स्टील के ग्रेड हैं जो हमने अभी कलर कोड के समय भी देखे थे। ये ग्रेड 710 क्या होता है, 72 UTS को ग्रेड 710 बोलते हैं। 710 MPa होता है, या 710 में जो ग्रेविटी है 9.81 उससे भाग देंगे तो ये 72 UTS आता है। 880 को देंगे तो ये 90 UTS आता है। 1080 को देंगे तो ये 110 UTS आता है। ये आपको पता भी होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रेड 880 710 90 UTS रेलों के कुछ लाभ हैं। इनकी जो लाइफ है 72 UTS रेलों से 50% अधिक होती है। 90 UTS रेलों की हार्डनेस 270 होती है, 72 की 220 होती है। और जहां तक मुझे पता है कि रेल का जो व्हील है उसकी हार्डनेस 260 होती है। तो हम जानते हैं कि अगर रेल के जो व्हील की हार्डनेस 260 है और 72 UTS की 220 है, कठोर चीज और मुलायम चीज आपस में जब रगड़ खाएंगी तो घिसेगा क्या, मुलायम चीज घिसेगा। तो इसीलिए 72 UTS की रेलों का बियर
ज्यादा होता है, 90 यूटीएस का कम होता है। उसी अकॉर्डिंग इसकी लाइफ होती है 72 यूटीएस की 350 जीएमटी, और ये 52 केजी की, और 90 यूटीएस की 550, और 60 केजी की 72 यूटीएस की 550, और इसकी 90 यूटीएस की 800 जीएमटी होती है। जिस सेक्शन में आरजीएम मशीन प्रैक्टिस में है वहां 60 केजी 90 यूटीएस रेलों की सर्विस लाइफ जीएमटी के टर्म में निम्न प्रकार से होगी, जहां P 1000 माइनस 0.25 R है, जहां P जितने जीएमटी पर रेल का रिन्यूअल करना है, R आरजीएम चलने से पहले जीएमटी के टर्म में जितना ट्रैफिक पास हो चुका है। नोट, सभी मेजर एवं इंपॉर्टेंट ब्रिज तथा ये P ऐसा थोड़ा है कि 1000 जीएमटी जब पास होगा तभी हम करते ट्रैक रिन्यूअल करें। हो सकता है कि हम प्लान करेंगे 950 हुआ और हमने रिन्यूअल कर दिया, ये वो कंडीशन है। सभी मेजर एवं इंपॉर्टेंट ब्रिज तथा उनकी अप्रोच पर दोनों ओर 100 मीटर तथा 5 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे एम्बैंकमेंट, उस पर भी 100 मीटर दोनों ओर, टनल और उनकी अप्रोच पर दोनों ओर 100 मीटर। ये जो जितना भी व्हाइट कलर में लिखा हुआ है ये तो IRPWM में लिखा हुआ है। कोस्टल एरिया 4 मीटर या उससे ज्यादा गहरी कटिंग, क्रॉसिंग की लीडिंग एवं लैंडिंग रेल, इन पर रेलों की सर्विस लाइफ उनकी मूल सर्विस लाइफ की आधी मानी जाएगी, यानी 50। ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है ये कुछ सी सर्कुलर वगैरह में या गाइडलाइन में कहीं कहीं लिखा हुआ है, वो है। IRPWM में जो व्हाइट लिखा है वही है। रिकमेंडेड रेल सेक्शन मेन लाइन ट्रैक रिन्यूअल डबलिंग गेज कन्वर्जन के लिए 60 केजी पर मीटर की नई रेल न्यूनतम 90 यूटीएस। पहले ये 60 केजी मीटर की न्यूनतम 90 यूटीएस था, अभी चेंज कर थोड़ा सा करेक्शन के साथ नई रेल वर्ड जोड़ा गया है। लूप लाइन पैसेंजर लूप लाइन का रिन्यूअल और नई पैसेंजर रनिंग लूप लाइन को बिछाना 60 केजी पर मीटर। लूप लाइन अगर नई बिछा रहे हैं रनिंग लाइन तो SH है, और ये ऐसी है जो रनिंग लाइन तो सिग्नल से कंट्रोल्ड है, और ऐसी लूप लाइन जो सिग्नल से कंट्रोल्ड नहीं है तो 60 केजी पर मीटर SH या 52 केजी पर मीटर SH। नई रेलें वहां सीटी साहब के से अप्रूवल के साथ ही यूज होंगे। DFC साइडिंग में DFC से निकलने वाली या DFC से मिलने वाली साइडिंग 60 केजी पर मीटर, और DFC के अलावा अन्य सभी साइडिंग जहां स्पीड 50 kmph तक है 52 केजी SH या 52 केजी IU रेलें यूज करेंगे। DFC के अलावा अन्य साइडिंग जहां स्पीड 50 kmph से अधिक है तो 60 केजी पर मीटर। नोट, गेज कन्वर्जन और नई लाइनों के कामों के लिए भविष्य में अनुमानित ट्रैफिक 5 GMT से कम हो तो 60 केजी पर मीटर SH रेलों को प्रयोग में लेना चाहिए। मेन लाइनों और पैसेंजर लूप लाइनों में लेना चाहिए। एक्चुअली मेन लाइनों में यहाँ और लिखना था। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन देना है तो कमेंट करें, और हम अभी रेल सेक्शन ट्रैक स्ट्रक्चर के ही पार्ट, अभी जो टॉपिक बाकी हैं वो फिटिंग है, स्लीपर है, फॉर्मेशन और बेलास्ट। इसको फिटिंग और स्लीपर अगले वीडियो में, और उसके बाद बेलास्ट और फॉर्मेशन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके बाद रेल अधिकारियों के कर्तव्य हम बताएंगे। उसके बाद ये जो भी 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए हैं हो जाएंगे, वहां से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स के जो भी हैं वो आपको करवाएंगे। साथियों, धन्यवाद।